उसमें समाज की भागीदारी जरूरी है। और आपके सोने से क्या हुआ? आप गुजरात के लोग हैं, आपने बाहर वालों को गले लगाया। पूरे देश में हमारे यहां एक मानसिकता बन गई है, हर काम सरकार करेगी। यह नहीं हो रहा, सरकार क्यों नहीं कर रही? और अब तो मजबूरी हो गई कि सरकार का मतलब मोदी हो गया है। हर आदमी कहता है मोदी ने, बताओ कल पूछा क्यों नहीं कि हम सही टाइम पर सो गए? अब इतना हम उम्मीद करने लगे हैं क्योंकि एक आदमी समाज के प्रति जवाबदेह होना हो रहा है, तो अब आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब तो हमारी पर्सनल 1 to 1 बात सुनो भाई। आपकी खामोशी ने और इग्नोरेंस ने इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी बस गए। आपकी खामोशी की वजह से जिस हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को जम्मू कश्मीर में जाने बसने नौकरी कारोबार करने के लिए परमिशन लेनी होती थी वहां की सरकार की कि आप हमें नागरिकता देंगे तब आप वहां जाएंगे, तब आप बच सकते हैं, तब नौकरी कर सकते हैं, तब चुनाव लड़ सकते हैं, तब वोट डाल सकते हैं, वहां 98,000 रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से चल के पहुंच गया। हमारे देश में उस पर चर्चा नहीं हुई। उनके पास आधार भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल है। अब वो बस गए। कुछ दिन बाद ये होगा कि बच्चा छोड़ो भाई, अब क्या करें, इनको कहां निकालें, खत्म कहानी। इस देश में जो लोग सीधे तौर पे सत्ता पे नहीं पहुंच सकते, उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इस देश में डेमोग्राफी चेंज कर दो। और ये डेमोग्राफी चेंज करने का जो पहला उदाहरण है वो भी उसी जन्नत से आया है जिस जन्नत को सही में जन्नत बनाने निकला एक आदमी। हमने कुछ कुछ घटनाओं के बारे में कभी चिंता ही नहीं की। एक शख्स मुफ्ती मोहम्मद सईद 86 में चीफ मिनिस्टर था। यह घटना अवेलेबल है, आज तो आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, बल्कि जब ज्यादा गुजराती जाएंगे कश्मीर, आप सिर्फ ये अनाउंस कर दीजिए गुजरात समाचार में कि 100 गुजराती कल कश्मीर जा रहे हैं वैली देखने। कुछ लोग टॉर्च लेके देखेंगे कहां कहां गए हैं। उनको लगेगा कि ये तो बगैर इंची टेप के हो सकता है इतनी जमीन कल इनकी हो जाए। तो अब तो आपके पास परमिशन है, कोई रोक नहीं रहा है। जैसे आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, सब जगह हैं, वहां भी आप चले जाएं। तो आप सोचिए कि 1986 में यह ट्रायल किया गया, यह टेस्टिंग की गई, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पहली बार महबूबा मुफ्ती के अब्बा जान, उनके रहते हुए 500 कश्मीर में मंदिर तोड़े गए थे उनकी चीफ मिनिस्ट्री में। वो पहला टेस्ट था कि कश्मीर में रिएक्शन कैसा होगा और देश में कैसा होगा। आपने रिएक्ट नहीं किया तो 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ? जिस शख्स को पहली बार उसी राज्य का इस देश का पहला आदमी, पहला मुसलमान इस देश का गृह मंत्री बना 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार में, उस आदमी ने 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को अपनी बेटी को गायब कर दिया। और पहली बार 4 बड़े आतंकवादी छोड़े गए। फिर तो यह सिलसिला इतना खूबसूरत था। फिर गुलाम नबी आजाद के घर से कोई चला गया, 27 आतंकवादी छोड़े। फिर सैफुद्दीन साहब के घर से कोई चली गई, फिर छोड़े। लेकिन वो कब कौन गया कौन आया ये नहीं, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। वो आदमी भारत का गृह मंत्री बना जिसने 1986 में 550 मंदिरों को कश्मीर में टूटा तुड़वाया। सरकार ने उस पर कोई जोर नहीं दिया और दिल्ली वाले तो खामोश थे। 90 में वो आदमी 2 दिसंबर 1989 को शपथ लेता है और 19 जनवरी तक मात्र 40 दिन होते हैं उसके होम मिनिस्टर बने हुए। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड, आधुनिक दुनिया में इससे बड़ा जिनोसाइड नहीं हुआ कि अपने देश के उस धरती के कृष्यप ऋषि की संतानें जो उस धरती के मूल निवासी थे, उनको धर्म और उनकी पहचान के नाम को आपने मस्जिदों और इस्लाम और कुरान का सहारा लेकर के मारा, पीटा, रेप किया, मर्डर किया। वो अपनी धरती से बेघर हो गए। मात्र 40 दिन के अंदर यह अपरेटस काम किया। इसलिए यह मत कहिएगा
कि मुफ्ती है, अब्दुल्ला है, हुर्रियत है, ये मूसा है, ये पूरी व्यवस्था 70 साल के अंदर इतनी मजबूत थी कि उसमें 40 से ज्यादा ऐसे कानून जो सरकार अभी मुफ्ती की थी उसने एंटी हिंदू पास किए थे। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया तो छोड़ दीजिए, उनके संविधान को पूरे देश ने पढ़ा ही नहीं। यह अलग बात है कि मैंने जिस दिन से खरीदा मुझे नहीं पता था कि उसका यह हश्र होने वाला है, कि वो सब संविधान ही खत्म हो गया। लिहाजा आज जो भी कुछ आप देख रहे हैं, यह खतरा आपके बीच में है। लोगों का रिएक्शन आसाम में है, लोगों का रिएक्शन बांग्लादेश में है, पाकिस्तान की सरकार तो हिली हुई है खामखा। लेकिन जब आप लड़ाई का मैदान शिफ्ट करते हैं तो मरने वाला भी आपका होता है और मारने वाला भी आपका होता है। इस पूरी घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति पैदा हुई है उसमें मैं मुबारकबाद देता हूं इस वक्त की सरकार को, प्रधान सेवक को, कि उस आदमी ने, लगता है लोग कहते थे 2014 में पता नहीं क्यों घूमने जाता है बाहर, बहुत बार सवाल हुआ, पार्लियामेंट में भी लोगों ने कहा, लेकिन जो होमवर्क किया बड़ी साइलेंस का, खामोशी से, उस होमवर्क का नतीजा यह है कि जिस 57 देशों के नाम पे आपके देश में 30-35 करोड़ मुसलमान आपको डराते थे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं भारत ने ठीक किया है, पाकिस्तान तुम गलत हो। और इस्लाम के नाम पे और उम्मा के नाम पे और कुरान के नाम पे जो डुगडुगी बजती थी वो भी समाप्त हो गई। इस जनरेशन से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी संविधान की इतनी बाध्यताओं के बावजूद भी अगर कोई एक्शन भी करता है, उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके मंदिर में जाने का ढंग, उससे बाहर निकलने का, इससे बड़ा ओपन मैसेज कोई दे नहीं सकता। आप उसकी मजबूरी को समझिए, उसकी तकलीफ को समझिए। मेरी तरह चिल्ला चिल्ला के सर बात खुलेआम नहीं कह सकता। अब आपको कौन सा ऐसा एग्जाम्पल चाहिए कि कामयाबी किसे कहते हैं और कामयाबी कैसे प्राप्त की जाती है? कामयाबी अपनी शर्तों पे, अपने कपड़ों पे, अपने आप के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर कैसे हासिल की जाती है, बगैर दुनिया की परवाह किए हुए आप दुनिया में नंबर 1 कैसे बन सकते हैं, यह उस शख्स ने साबित कर दिया। लिखी हुई अंग्रेजी में रोबोट की तरह यूएनओ में खड़े होकर बोलने से आप स्टेटमेंट नहीं बनते। आप जो हैं अपनी भाषा में कहिए। दुनिया को जरूरत है तो वो ट्रांसलेटर बुला करके अपनी भाषा में मेरी बात समझे। मैं तुम्हारी भाषा में क्यों बात करूंगा भाई? मुझे स्टेट्समैन नहीं बनना। और मैं तो कह रहा हूं कि आप अजीब, इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। पिछले 500 साल में तो मुझे दिखती नहीं कोई ऐसी एग्जाम्पल हो। अपने मूल्यों पे खड़ा रहा, कभी शर्मसार नहीं हुआ। कौन सी दुनिया का अवार्ड है जो उसे नहीं दे रहा? गिने एक एक देश से लेकर के, गिनना शुरू करें। इतने अवार्ड तो सेकुलरों को नहीं मिले, जो सेकुलरों ने इस देश के अंदर संविधान की ऐसी की तैसी करके रख दी। जिन लोगों ने अपीजमेंट की स्थिति यह कर दी कि आपने जो माइनॉरिटी का शब्द आपके संविधान में नहीं है, जिसका कोई डिवीजन नहीं है, आपने एक एक्ट के तहत माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, जिसको भी हमने चैलेंज कर दिया है। ये जो माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है पूरे देश में, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये फ्रॉड है। और ये हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी दी हमने, हमारे साथी अंकुर शर्मा ने, जो जम्मू में लड़ रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि जम्मू कश्मीर में 29% हिंदू, डोगरा, जैन, बौद्ध, सिख ये माइनॉरिटी में है, तो पूरे देश में माइनॉरिटीज को सुविधाएं मिलती हैं। यह बात अलग है कि पूरे देश के अंदर 8 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटीज में है। उसने जब यह पीआईएल दी तो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस इशू कर दिया, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो राज्य सरकार आई कश्मीर की
और उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो कमाल का था। अच्छा, हमको तो पता था कि ये सब इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो हमने 2011 का सेंसस की ऑफिशियल कॉपी भी कोर्ट में दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार का वकील कहता है कि नो सर, जम्मू कश्मीर में तो मुसलमान माइनॉरिटीज में है। तो उन्होंने कहा 71% है भाई, माइनॉरिटी में कैसे हैं? उन्होंने साहब जम्मू कश्मीर में मुसलमानी माइनॉरिटी में है। अब चीफ जस्टिस की समझ से बाहर था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें इतनी ओपन हैं कि उसके लिए कोई बहुत महाज्ञान की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जहां ध्यान लगाना चाहिए था वहां नहीं लगा हुआ है। ध्यान लगा हुआ है गवर्नर कैसे बनेंगे, इसमें लगा हुआ है ध्यान आपका। तो उस एफिडेविट की बुनियाद पे नोटिस इश्यू हो गया है। तब यह पता चला कि एक छोटी सी जगह है पौंडीचेरी, वहां भी मुसलमान 96% हैं लेकिन माइनॉरिटी में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब यह डायरेक्शन दिया है सरकार को कि भाई आप बताएं, राष्ट्रीय स्तर पर तो माइनॉरिटी तय ही नहीं हो सकती, राज्यों के स्तर पर तय हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पे कोई कैसे माइनॉरिटी हो जाएगा? तो ये आपके यहां पिछले 25-30 साल से जो जम्मू कश्मीर को माइनॉरिटीज के नाम पे पैसा दिल्ली से जा रहा था, वहां मुसलमान मेजॉरिटी होते हुए भी वो खुद ही खा रहे थे। तो आप सोचिए कि एक आध कोई काम ऐसा नहीं किया है, बहुत से ओपन काम ऐसे हुए हैं। अब चक्कर यह है कि कुछ दिन बाद वो जाने वाला है, तो कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ज्यादा अकल है भाई साहब, हम लोग बड़े एवरेज लोग हैं, लेकिन एक ही झटके के अंदर 2-3 चीजें हम लगे हुए हैं, जिसमें आर्टिकल 370 और इसका मैं समझता हूं कि इस पे चर्चा ठीक है, पार्टी को उसका क्रेडिट लेना चाहिए, लेना भी चाहिए भाई, पूरी तरीके से लेना चाहिए। और हम तो चाहते हैं ये पूरा क्रेडिट ले लें, हमारा तो उसमें कोई लेने का मतलब नहीं। ठीक है, हम लड़ाई लड़ी, बात हो गई, खत्म। लेकिन इनको क्रेडिट लेने में फायदा है, हमको कुछ फायदा नहीं है। लेकिन 2 चीजें और हैं जो हटनी चाहिए, जिसको मैं अब पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं। कौन से 1924 का यह कानून है भाई? मोदी जी कहते हैं मैं हर दिन इतने कानून बदलता हूं, हो सकता है कि वो उस पर भी सोच रहे हो। 1924 का एक कानून चला आ रहा है हमारे यहां, और वो हमारे हिस्सा है कि जो भारत के मंदिर हैं, उन मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है वो सरकार लेती है। कुछ मंदिरों का 100% लेती है और कुछ परसेंट वहां के जो काम काज देखते हैं उनको दे देती है। लेकिन यह कानून सिर्फ हमारे लिए है। मस्जिद में तो कुछ होता ही नहीं, चढ़ावा कौन करने आ रहा है, वहां तो कुछ और ही होता काम। जो काम रुकवा दिया मोदी ने वहां तो वो काम हो रहा था। तो मजारों का, गुरुद्वारों का, इन सब जगह का पैसा सरकार नहीं लेगी। लेकिन इत्तेफाक से आपके मंदिर तो एक जमाने न तो रिजर्व बैंक होता था, उसी में रखा जाता था सोना वगैरह, तो अरब खरबों खरबों रुपया होता है। तो अब मंदिरों से इस पैसे को सरकार के लेने का हक समाप्त होना चाहिए। लेकिन मेरी दूसरी राय भी है इसके साथ में, एक राइडर है, क्योंकि जब मैं इसकी अभी रिसर्च में लगा हुआ हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां पुजारियों, कोई सरस्वत ब्राह्मण है, कोई सरयू पारी ब्राह्मण है, इतने सारे झगड़ों के कारण 90% केसेस कोर्ट में हमारे ही लोगों के गए, और ये उस वक्त की रूलिंग है। मैं ये कहता हूं कि सरकार इस पैसे को नहीं लेगी, लेकिन साथ में शर्त यह होनी चाहिए, हर वो मंदिर जिसका करोड़ों में चढ़ावा चढ़ता है, उससे ये आप रिटन हलफनामा लें कि वो उस मंदिर के पैसे से हर जगह एक साइंटिफिक वैदिक कॉलेज खोले। और ये इसलिए नहीं कि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं 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 ना। जिस साइंस पे दुनिया गर्व करती थी, उन वैदिक जो चीजें हैं
उनको ला करके साइंटिफिक तरीके से उसको पढ़ाया जाए।